हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सी सेट प्री बैच चल रहा है। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 21 है, जिसके अंदर हम जानेंगे बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म थे, जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म हुए और बाकी अदर टॉपिक्स भी। और आप इसके साथ अगर रमेश सिंह बुक को लेके चल रहे हैं तो आपका उसके साथ साथ रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, प्लस आपको समझ में आ जाएगी। बट इफ अगर आप रमेश सिंह के अलावा कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में टॉपिक सेम होते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि आप रमेश सिंह पढ़ेंगे, इसके साथ आप कोई सी बुक पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक सेम ही रहेगा। रेपो रेट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे पढ़ा होगा हर एक चीज, ठीक। तो आई होप इफ अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आप साथ में फॉलो करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। चलिए, ये तो हमारा कल का लास्ट लेक्चर है सी सेट का। एक गाइडलाइन जो कि मैं हमेशा देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि राइटिंग को इग्नोर करिएगा, बिकॉज मुझे ये लिखनी पड़ती है कहाँ पर मोबाइल पर, तो इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है। मैं लास्ट लेक्चर में रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में डिस्कस कर चुका था। रीजनल रूरल बैंक्स, इनमें क्या दिक्कत थी, किसकी वजह से क्या चीजें आई। मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी डिस्कस कर चुका था, ठीक। मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी डिस्कस कर चुका था। अब हम देखते हैं इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक। फाइनेंशियल, बट हाँ चलो, थोड़ा सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स रह गई थी कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद चलो मैं फाइनेंशियल सेक्टर बता दूंगा। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में मैं इन डिटेल बात कर चुका था अपने लास्ट लेक्चर में, तो आई होप कि आप लोगों ने वो देखा होगा। नहीं देखा तो आप प्लीज देखिएगा। और यहाँ पे मैं अभी वो लास्ट हल्का सा प्रॉब्लम रह गया था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये था उसमें कि एक तो ड्यूअल रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है। ड्यूअल रेगुलेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सर उसमें आरबीआई भी रेगुलेट करती है, आरबीआई भी रेगुलेट करती है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भी रेगुलेट होता है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है ना, रजिस्टर्ड थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में। अब काफ कुछ फंक्शंस इसके पास है, कुछ फंक्शन इसके पास है, तो दोनों का एकदम अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें नहीं चल पाती हैं। कई बार पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक। और कई बार जो देखने को मिला है कि जो जो अपॉइंटमेंट होता है इन कोऑपरेटिव बैंक्स में, वो पॉलिटिसाइज्ड भी आपको देखने को मिला है। पॉलिटिसाइज्ड भी आपको देखने को मिला है इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर में, ठीक। तो ये एक सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत देखने को मिला है कि इसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा 2020 में गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2020 के अंदर में। ये बिल क्या था? ये बेसिकली इसलिए लाया गया था कि ये जो प्रॉब्लम आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था, क्योंकि एक पीएमसी बैंक थी, उसमें काफी बड़ा स्कैम वगैरह हुआ था, तो सोचा कि इसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। बट वो अभी तक ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओके, बाकी इन डिटेल में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो आई होप कि आपको वो प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और देखते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर में क्या है, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर कुछ ऐसी चीज बताई गई होंगी, मतलब जस्ट लाइक, जैसे अगर हम देखते हैं, हमने एलपीजी रिफॉर्म देखा था जो कि 1991 में आया था। क्यों आया था 1991 में, उसके पीछे का भी मैं कारण डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो इंडिया की जो हालत थी, वो एक, मतलब खराब चल रही थी। खराब क्यों चल रही थी कि हमारा जो जितना भी, मतलब हमारे पास पैसा तक नहीं बचा था, हमको आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। तो उसके पीछे तमाम कारण थे। तमाम कारण क्या थे कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम ज्यादा एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड नहीं थे। हमने प्राइवेट सेक्टर्स को इतना ज्यादा वो नहीं दे रखा था, मतलब कि वो चीजों को, चीजों में इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफी डाउन चल रही थी।
हालांकि मैं एलपीजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, बट हाँ, हल्का बहुत यहाँ पे बताना है। ठीक। तो उस टाइम पे हम क्या लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए 1991 में, जो कि आप लोगों को पता होगा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक। तो हम 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। तो उस टाइम पे हम कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपने रिफॉर्म लेके आए होंगे ना। ठीक। फाइनेंशियल सेक्टर में जो हम मतलब डेवलपमेंट करी हमने, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है बेसिकली, फाइनेंशियल सेक्टर उस टाइम पे काफी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत थी। भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे कोई मतलब अच्छे तरीके से कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कल को मैं कोई एक कंपनी बनाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सारा पैसा है, मेरे को इन्वेस्टर से पैसा उठाना पड़ेगा। अब मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल रही है। ठीक। क्योंकि वो रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड इन द सेंस कैसे कि इजीली कोई भी इन्वेस्ट करने आ ही नहीं सकता, पेपर वर्क कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें। तो मेरे पास क्या होगा, एट लास्ट मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक। और क्या होगा, इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपको पता भी होगा, हमारे यहाँ आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम उसका जो योगदान है उसको बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा है वो सर्विस सेक्टर पे है, अभी तक फोकस था। ठीक है, सर्विस सेक्टर से ही हमारे पास ज्यादा पैसा निकल के आ रहा है, और ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको अब धीरे धीरे बूस्टअप करने की कोशिश करेगी। जस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट आती रहती है नई नई स्कीम्स के साथ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ताकि क्या करा जाए, मतलब बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको प्रमोट करा जाए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग इंटरेस्ट ही ना ले बिजनेस वगैरह खोलने में। तो धीरे धीरे काफी स्कीम्स लाई गई हैं। ठीक। एमएसएमई के रिगार्डिंग में, कि जिससे कि लोग इसकी तरफ आए। ठीक। तो अब इसमें क्या रिफॉर्म करेगा, इन सारी चीजों को करने के लिए क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। इसमें अगर आप, माइक कौन है? ओके, चलिए। अब क्या होता है कि एक हाई लेवल कमेटी थी, एक फाइनेंशियल सिस्टम पे एक सेटअप करी गई थी 1999 1991 में। हाई लेवल कमेटी, COM लिख देता हूँ, कमेटी सेटअप करी गई थी फाइनेंशियल सिस्टम पे, ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, FIN लिख देता हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम, हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991 के अंदर में। अब इसकी तारीख भी लिख देता हूँ, कई बार आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है PCS वगैरह के लिए। 14 अगस्त 1991 में, ये PCS वगैरह में पूछ लेता है तारीख वगैरह इतनी। ठीक है। इसने क्या करा है, इसने एग्जामिन करा किसका, यानी कि देखा इसने हर एक एस्पेक्ट को, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड था बेसिकली। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस कैसा वर्क कर रही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फंक्शन चलना चाहिए, और किस तरीके से फंक्शन चल, मतलब किस तरीके से चीजें चल रही हैं। प्लस, और उसके अंदर में क्या देखा कि क्या प्रोसीजर फॉलो करा जा रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में, जिससे कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें आई हैं, उसके अंदर में हमें क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो फिर इसने ये सारी चीजों को एनालाइज करके अपना एक रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन क्या दिया वो और जो रिकमेंडेशन दिया था वो कब जाके सबमिट करा, 1992 93 के बीच में अपना इसने रिकमेंडेशन पूरा बता दिया कि भाई आपको ये करना है। अब इसने क्या बताया कि आपको ये चीजें करनी है। तो इसकी जो कुछ रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि भाई देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट, बैंक वाले, बैंक के पास क्या, देखिए बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक के पास आ रहा है पैसा डिपॉजिट जो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिपॉजिट जो हम लोग कर रहे हैं, इफ अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, इफ अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम बैंकों में पैसा जमा करना बंद कर देंगे। मान लीजिए कि कल को हमने किसी एक बैंक में पैसा जमा करा और वो बैंक भाग गई, या वो बैंक दिवालिया घोषित होगी, तो लोगों का जो एक ट्रस्ट है वो टूट जाता है।
जिस टाइम पे वो ट्रस्ट टूटता है तो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करना बंद कर देते हैं, ठीक? ऑब्वियसली बात है, कौन चाहेगा कि उसके पैसे जाएँ, ठीक? और बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी देती है। इसके पीछे का लॉजिक मैं बता चुका हूँ कि बैंक का इंटरेस्ट रेट क्यों देती है। ये मैंने आपको बताया था कि ये तो चलो एक रीज़न है कि हमारा पैसा सिक्योर रहता है, तो बैंक कमाती है पैसा, तो इसलिए दे देती है। लेकिन मैंने आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक बताया है कि बैंक इंटरेस्ट क्यों देती है, परचेसिंग पावर इंडेक्स वगैरह ये सारी चीजें करके पूरा एकदम कि मनी की परचेसिंग पावर कैसे डाउन होती है, उसको कैसे मेंटेन करती है। सिक्योर रहना पैसा एक अलग बात है, लेकिन रियल वे क्या है इंटरेस्ट देने का, कि क्यों इंटरेस्ट आया, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तो मैं अब दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बोला कि भाई ये काम करो तुम, जियो ये डिपॉजिटर है ना, इसको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करो यार, ये तभी तो जाके तुमको पैसा देगा ना। मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड टू द डिपॉजिटर, जो कि डिपॉजिट करने आ रहा है, क्योंकि तभी तो एक आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग रहेगी, और प्लस उसके साथ ट्रस्ट बना के रखो, ताकि उसका वो जो अपना पैसा है वो लगातार बैंक में डिपॉजिट करता रहे, और आपको भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए चीजें अच्छी तरीके से मिलती रहें या मुहैया होती रहें। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, मतलब बेसिकली क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि बैंक में पैसा जमा करेंगे लोग, वो लोन आगे देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो इसलिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको डिपॉजिटर्स को देना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा क्या बोला कि आपको क्या करना है, एक अच्छी तरीके से उसके बाद आपको पॉवर्टी एलिवेशन की प्लानिंग लेके चलनी है, कि किस तरीके से आप गरीबी को मतलब गरीबी को हटाएंगे। पीए लिख देता हूँ, पॉवर्टी एलिवेशन करना चाहिए आपको। सोशल प्लानिंग एक बेहतर वे में, सोशो एंड इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत एक बेहतर वे में लेके चलनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। सामने वाले पर्सन को ये भी तो लगे कि हाँ भाई, ये जो है ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये जो गवर्नमेंट है, ये इस तरीके से चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, ठीक है? एक ट्रस्ट बिल्डिंग रहनी चाहिए, ठीक। अब इसके अलावा और क्या करा गया, कि जो लो इंटरेस्ट रेट रखा जाए, लो इंटरेस्ट रेट मतलब बेसिकली क्या है, कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बैंक 10% पे लोन दे रही है, तो हर एक कोई तो 10% पे लोन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना। अगर ये 5% पे दे, तो सब आराम से लोन ले लेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि मान लीजिए कि कल को आप आईपैड खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अरे सर दिवाली सेल आ जाए या अमेजोन सेल आ जाए, क्यों आ जाए दिवाली सेल या अमेजोन की कोई सी भी सेल आ जाए या फ्लिपकार्ट की सेल आ जाए या किसी की भी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे पैसे मतलब रेट डाउन हो जाते हैं, रेट जो है डाउन हो जाते हैं। उसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों होते हैं क्यों नहीं होते हैं, रेट डाउन हो जाते हैं, ठीक है? तो तब आप इंतजार करते हैं। तो सेम विद दिस, अगर कोई 10% पर लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे हर एक कोई पर्सन नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही 5% हो जाएगा तो हर एक कोई लेने लगेंगे लोन, ठीक है? हर एक कोई, मतलब ऑब्वियसली बात है हर एक पर्सन लेगा लोन। अब ये इंटरेस्ट रेट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, ये हम बैंकिंग वाले चैप्टर में ही इसमें पढ़ चुके हैं। आप देख लेना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, ठीक। ये किस तरीके से वर्क करता है, मनी सप्लाई वगैरह, ये सारी चीजें, बट हाँ ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये उसने बोला। अब क्या होता है, रिकमेंडेशन जो थी, मतलब इसकी क्या नाम है, ये जो कमेटी जो थी, हाई लेवल कमेटी, उसने क्या करा, एक मतलब बेसिकली इन सारी चीजों को रिकमेंडेशन तो दिया, बट उसके अलावा जो एक बड़े लेवल पर रिकमेंडेशन दिए, वो क्या क्या थे, वो अब देखिएगा, ठीक है? ये तो चलो एक मोस्ट कॉमन रिकमेंडेशन हो गए, जो कि एक तरीके से उसने दे दिया, लेकिन उसके अलावा जो एक मतलब इकोनॉमी में काफी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करा चीजों को, वो हम बता दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो उसका था, वो ये था, ऑन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट? देखो वो तो एक जर्नल रिकमेंडेशन था, यानी कि कुल मिला के जो ये पॉइंट बता रहा हूँ उनका वो सम अप था। ऐसे मान लीजिए वो एक प्रीएम्बल था, प्रीएम्बल के बाद आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना, आर्टिकल में काफी अच्छी तरीके से, जैसे प्रीएम्बल में तो आपको पता चल गया भाई, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आर्टिकल में आपको पता चलता है भाई, आर्टिकल 326 राइट टू वोट है, तो वो कौन सा जस्टिस है हमारे लिए, या आर्टिकल 14 जो है वो कौन सा जस्टिस है हमारे लिए, है कि नहीं? प्रीएम्बल में पढ़ते हैं ना अपन लोग, जैसे उसमें सेक्युलरिज्म पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल्स के किसके थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ सेक्युलर है आप, सेक्युलरिटी है, तो आपको फ्रीडम वाले जो आरटीओ फंडामेंटल राइट है उनके थ्रू आपको पता चल जाता है, ठीक। तो वो वाली चीज है, तो आपको मैंने वो प्रीएम्बल बता दिया। अब थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं और चीजों को।
डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट, आरबीआई को एडवाइस करा गया, द आरबीआई वाज एडवाइस नॉट टू यूज द सीआरआर एज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंट्रोल इन प्लेस इट शुड रिलाई ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशन इंक्रीजिंगली। आरबीआई को सीधा गाइडलाइन दिया गया है कि भाई साहब आप एक काम करो, ये जो आप इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करते हो ना सीआरआर वगैरह इन सब के थ्रू, इसको थोड़ा सा आप इसको कम कर लो, सीआरआर वगैरह के थ्रू ना करके आप एक काम करो, आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू करो। एंड व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इन डिटेल में। ठीक है, किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? मनी सप्लाई पे फर्क पड़ता है, सारी चीजें बताई थी। मनी सप्लाई पे फर्क पड़ता है। अब यही मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। यार देखो, कुल मिला के जिस टाइम पे हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचती है तो उसके पास पैसा आता है, तो यानी कि वो मनी को खींचती है। लेकिन जिस टाइम पे वो मतलब दो तरीके से करती है ना, या तो बाय करेगी, सेल करेगी। सेल करेगी तो क्या करेगा? वो पैसा एक तरीके से, एक तो ये होगा कि आपको देगी कि हाँ आप खरीद लो, ठीक, तो वो पैसा बढ़ाना चाहेगी मार्केट में। दूसरा कि वो पैसा खींचना चाहती है मार्केट से। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन डिटेल हमने चीजें करी हैं, तो आई होप कि आपको वो सारी चीजें ध्यान होंगी। नहीं भी ध्यान है तो प्लीज देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट उसने रिकमेंडेशन दी कि आरबीआई, भाई साहब आप सुन लो कि सीआरआर से चीजें ना करो रेगुलेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे धीरे धीरे आ जाओ, जिससे कि चीजें सही हो जाएं और आप एक बेहतर वे में चीजों को लेके चलें। और उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे जो सीआरआर था वो लगभग 15-15% तक चलता था। ठीक है, 15-15% तक, बहुत ज्यादा हाई लेवल। यार 15% किसी एक बैंक को सीआरआर रखना पड़ जाएगा तो वो लोन कितना देगी? तो उसको बोल दिया कि चलो एक काम करो, 3 से 5% पे आ जाओ आप। ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना। मान लीजिए कि 10,000 रुपए आपको आपके घर से आ रहे हैं और आपका 8,000 रुपए रेंट ही चला जा रहा है, तो आपको तो बची 2,000 रुपए रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपका रूम रेंट अगर मान लीजिए 4,000 हो गया, तो आपको कितने बच रहे हैं? 6,000। तो आप उन 6,000 का पैसे का यूटिलाइज कर लेंगे कहाँ? खाने पीने में, बाहर घूमने में, हर एक चीज में। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे 8,000 रेंट है तो आपको कुछ नहीं बच रहा है। सेम सीआरआर 15% है। किसी का माइक, चलिए ठीक है। तो सीआरआर उस टाइम पे 15%, तो उसको बोला कि यार एक काम कर लो, 3 से 5% के आसपास लेके चलो, तो चीजें बहुत एक बेहतर वे में चलती जाएंगी। ठीक, सेम विद दिस, क्या सेम और चीज किसके साथ करेगी? एसएलआर के साथ। एसएलआर अगर आप देखें तो वो भी बहुत हाई लेवल पे चल रहा था। ऑब्वियसली बात है, एसएलआर भी इम्पैक्ट करता है चीजों को। एसएलआर के अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है एसएलआर, कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इसको भी बोला यार आप इसका भी थोड़ा रेट डाउन कर दो, ताकि बैंकों के पास पैसा तो रहे। बैंकों के पास पैसा रहेगा तो चीजें आएंगी। आप पता है एसएलआर कितना चल रहा था? 38.5% के आसपास उस टाइम पे, मतलब समझ लो 38.5% रखना पड़ रहा था एसएलआर, 15% सीआरआर। बैंक के पास क्या बच रहा था? कुछ नहीं, लोन देने के लिए। आधे से ज्यादा पैसा तो इनके पास ही चला गया सीआरआर एसएलआर में। क्या बचा बैंक के पास? कुछ नहीं बचा। तो लोन कैसे देगी वो? कुछ ही लोगों को लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। तो बोला कि इन दोनों चीजों को थोड़ा कम करो भाई, इनको कम करो। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, क्रेडिट प्रोग्राम्स। क्रेडिट प्रोग्राम्स, क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्या है बेसिकली? क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसके अंदर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी हम डिस्कस कर, देख रहे हो, मैं पहले एक बेस बना देता हूँ, उसके बाद हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमें सब चीज क्लैरिटी रहती है। अगर मैं ये बेस ही नहीं बनाया हुआ होता कि क्या होता है, क्या चीजें क्या नहीं, बट फिर भी मैं आपको तब भी हल्का बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। बट रिकमेंड करूंगा अगर इन डिटेल चीजें जाननी हो तो जरूर देखना भाई प्रीवियस वीडियोस। ठीक, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि कल को पीएनबी बैंक है, हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूं हल्का सा। पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, वो क्या करती है? उसके पास पैसा है और वो क्या करती है? वो सारा पैसा
बिजनेसमैन को दे दी थी। अब आप बोलेंगे सर ये बिजनेसमैन को क्यों देना चाहिए? देखो सबसे पहली बात, इसको क्या लगता है कि इससे वो यहाँ से हाई इंटरेस्ट रेट कमा पाएगी। हर एक कोई पैसा कमाने की सोचता है, ठीक, हाई इंटरेस्ट रेट कमा पाएगी और उसको लगता है कि इसका पैसा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, चलो कई बार तो पैसा डूब जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उसको लगता है कि रिटर्न आ जाएगा, बिजनेसमैन है, साइकिल चलती रहेगी, इसके पास पैसा आएगा हमें देगा, बाद में फिर दोबारा लोन लेगा। ठीक। लेकिन जब कोई एक कॉमन पीपल पे जाता है तो इसको लगता है उसका पैसा डूब जाएगा। ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है कि जिसको जरूरत है, मान लीजिए कि लोन की जरूरत किसे है, एक एग्रीकल्चर वाले पर्सन को जरूरत है ना भाई, उसको क्या करना है, उसको अपने खेत के लिए फर्टिलाइजर खरीदना है। या मान लीजिए किसी एक फार्मर को ट्रैक्टर खरीदना है, मैकेनाइजेशन करना है कि नहीं, ट्रैक्टर खरीदना है, ये किसी एक पर्सन को पर्सनल लोन लेना है, कॉमन पर्सन को, एक मिडिल मैन को। अब ये सारा पैसा तो भाई बिजनेसमैन को दे दिए, अब इन लोगों को तो पैसा दिया नहीं गया, तो अब कैसे होगा? इन सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई थी? गवर्नमेंट नहीं मतलब बैंक, ये आरबीआई वगैरह, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ एक डिफाइंड एरियाज कर दिए गए। अब वो ऑलरेडी मैं बताया है, बट चलो ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में मान लीजिए गवर्नमेंट ने वो उसने आरबीआई ने क्या बोला, देखो अगर तुम 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो 40 रुपए का लोन इन लोगों को जाना चाहिए। किन लोगों को? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड लोन जाना चाहिए। या एमएसएमई, जो छोटे वाले जो लोग मतलब जो ये छोटे बिजनेसेस होते हैं, मीडियम स्मॉल और माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह, इस तरीके से उसने प्रायोरिटी सेट कर दी कि 60% तुम लोन किसी को भी दे दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 40% तुम्हारा लोन इन लोगों को जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये 40% से ज्यादा लोन इन लोगों को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं, बट मिनिमम इतना तो तुमको देना है। मैं बोल रहा हूँ कि 40 से तुम कितना भी ज्यादा दे दो, 50% दे दो, 60%, एटलीस्ट 40% इन लोगों को लोन जाना ही चाहिए किसी ना किसी कीमत पर। ठीक। ये इसके लिए एक सख्त गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ठीक। जिससे कि क्या हो, लोगों का एक सोशल प्रोग्रेस हो यार, जिसको जरूरत है, एक मिडल मैन को जरूरत है, अगर उसको भी पैसा मिल सके। ये नहीं कि बैंक अपना फायदा देखने के लिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दे रही है जहां से उसको फायदा हो रहा है। अरे इन लोगों को कौन देखेगा? असली जो चीजें हैं वो इन लोगों से ही तो चलती है ना। तुम्हारा बिजनेसमैन क्या करेगा कल को? बिजनेसमैन हर एक चीज प्रोड्यूस कर दे, खरीद ही नहीं रहा है कोई मार्केट में, ठीक है, तो तब कैसे चलेंगे? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह ये सारी चीजों को क्या करा गया, फिक्स करा गया, और बोला गया कि आपको इनका रिव्यू भी करना है। ठीक, आपको इनका रिव्यू भी करने की जरूरत है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट पे चीजों को बताया गया कि कितना, हाँ ठीक है, चलो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। रीऑर्गेनाइजेशन करा गया बैंक्स का। रीऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन बैंक्स का बोला गया कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन कर लो। रीऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कैसे? कि देखो यार, कुछ बैंकों का क्या है कि ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है, उसमें आप डिपेंड देख लो कि किसको प्राइमरी पे रखना है, किसी को सेकेंडरी पे, जस्ट लाइक जैसे आरबीआई कंट्रोल कर रही है, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो चीजों को अच्छे से डिफाइन करके लेके चलो यार, ताकि दोनों में क्लैशेस ना आए। कल को कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, कोई भी डिसीजन एक पॉलिटिसाइज्ड ना हो। ठीक, रेगुलेशन एक बेहतर वे में रहे, तो एक बेहतर वे में आप इकोनॉमी को लेके चल सकते हैं। ठीक। और कई बार क्या हो कि गवर्नमेंट मतलब आरबीआई जो है वो इस तरीके से अपने डायरेक्शंस निकाले, ये गाइडलाइंस निकाले जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक इंडिपेंडेंस टाइप से हो। ऐसा नहीं कि जो आरबीआई है वो पूरी तरीके से माई बाप बन के बैठा है, माई लॉर्ड बन के बैठा है, कि जैसा वो चाहेंगे एकदम वैसे ही चल रहा है, और इन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाल दी है। जो सामने वाला पर्सन है, मान लीजिए कि कल को क्या होता है, कल को क्या होता है, अगर यार कोई आपके पास आपको स्टिक लेके पढ़ाई बैठे रहे तो एक टाइम पे आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सेम विद दिस, कि कल को आरबीआई इस तरीके से चीजें ना करे कि यार सामने वाली बैंक ही फ्रस्ट्रेट हो जाए कि इसने तो हमारे ऊपर इतनी सारी गाइडलाइंस लगा रखे हैं, स्ट्रिक्टनेस दे रखी है, ये सारी चीजें कर रखी हैं, तो सामने वाली बैंक ही परफॉर्म करना बंद कर दे फंक्शंस को। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से गाइडलाइंस को रखना है कि सामने वाली बैंक को भी लगे कि हाँ भाई, इंडिपेंडेंट है वो भी कुछ चीजों में, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप ही रेगुलेट करके चल रहे हैं। ठीक। ओके। और प्लस जो ये इनकी बैंक्स के सीएमडी वगैरह होते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं बैंक वगैरह के, ये सब, इनमें कोई भी आपको प्रोफेशनल वो मतलब पॉलिटिकल
चीजें इंटरफेरेंस ना देखने को मिले, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना देखने को मिले, एक प्रोफेशनल वे में चीजों को लेके चलिए। जो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, बैंकों के सीएमडी वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक, जिससे कि एक बेहतर वे में आप चीजों को लेके चल सके और डिसीजन मेकिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके अलावा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह बनाई गई, देखो इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे तो तब और अच्छे से समझ पाएंगे आप। कुल मिला के कुछ नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह, एनपीए के रिगार्डिंग बताई गई चीजें। एनपीए के बारे में मैं अभी डिटेल में ही बात करूंगा बट आगे, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एनपीए कुछ नहीं होता है, जिस टाइम पे आपने मान लीजिए लोन लिया, आपने लोन लिया कार लोन लिया आपने बैंक से, ये बैंक से आपने लोन लिया, लेकिन आप जो है वो 3 मंथ तक ईएमआई नहीं दे पाए, तो बैंक को क्या हुआ, इसका तो पैसा आ ही नहीं रहा है, और 3 महीने तक अगर अगर ईएमआई नहीं आती है तो बैंक उसको क्या बोल देती है, ये एनपीए। लेकिन व्हाट इज एनपीए? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब ये सर क्या है? देखिए एसेट का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी बताया भी हूँ। एसेट यानी कि जहां से आपको फायदा हो रहा है। यार देखो, बैंक ने आपको लोन क्यों दिया? बैंक ने लोन आपको इसलिए दिया ताकि वो इंटरेस्ट कमा सके, ठीक, इंटरेस्ट कमा सके, तो लोन उसके लिए एक एसेट का काम कर रहा है। लोन उसके लिए एसेट का काम कर रहा है क्योंकि वहां से उसको इनकम हो रही है। अब क्या होता है कि आपने पैसा ही देना बंद कर दिया, तो अब जो ये एसेट था उसका परफॉर्म करना बंद कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए फुल फॉर्म यही है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि ये एक ऐसा एसेट हो गया जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, यानी कि कुल मिला के बैंक ने जो पैसा दिया था वही नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट तो छोड़ो, यानी कि प्रिंसिपल तक नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट तो आप छोड़ दो, ठीक है, प्रिंसिपल ही नहीं मिल रहा है। हिंदी में बोलते, हिंदी में नहीं बोलते कि मूल, मूल तो छोड़ो, वो ब्याज तो छोड़ो, मूल भी नहीं मिल रहा है। मूल इन द सेंस जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था। जस्ट लाइक मान लीजिए कि 10 लाख रुपीज का आपने लोन लिया और उस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी जमा करना था, तो बैंक को तो 10 लाख ही नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट तो छोड़ो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एक एनपीए बता देते हैं। तो एनपीए के रिगार्डिंग काफी गाइडलाइंस आई, बट इसको मैं इन डिटेल बताऊंगा आगे, क्योंकि अभी इसके अंदर में काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि ये जो लोन वगैरह हैं, इन सब रिकवरी वगैरह ये सारी चीजें करने के लिए भी गाइडलाइंस दी थी। वो गाइडलाइंस क्या थी वो मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल। इतना ध्यान रखो, इन डिटेल डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बस हल्का सा ओवरव्यू ध्यान रख लो कि क्या था क्या नहीं था। ओके, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी कि जिस टाइम पे वो फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म चल रहा था। वोट ब्लैक मनी एंड लिक्विड मनी, ओके, चलो ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। देखो मैं हमेशा अपने यहाँ पे एक चीज कोशिश करता हूँ कि जो टर्म लिखी गई है उसी को आप तोड़ो पहले। ब्लैक मनी एंड लिक्विड मनी, देखो ब्लैक मनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं? काला धन, काला धन। व्हाइट इज काला धन, व्हाई नॉट इज मतलब जस्ट लाइक व्हाइट इज नॉट रेड मनी, व्हाइट इज नॉट येलो मनी, व्हाइट इज नॉट पिंक मनी, ब्लू मनी, व्हाई? सोचा है कभी? व्हाइट इज नॉट ब्लैक, व्हाइट इज नॉट जस्ट लाइक जैसे ब्लू मनी, ग्रीन मनी, ये सब। ब्लैक, ब्लैक मनी, काला धन, काला धन। ब्लैक इज द कलर जिसके अंदर में हर एक कोई ऑब्जर्व, देखो मैं इसके आपको पीछे बैकग्राउंड कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, सर, हालांकि मुझे इकोनॉमिक, हाँ हाँ बताइए। व्हाइट मनी भी होता है सर? हाँ व्हाइट मनी भी होता है। ओके सर, तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में? हाँ हाँ वही 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 हम बता रहे हैं, चलो यहाँ पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमेशा इन सब चीजों को टर्म से ही डिफाइन करो। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी काला धन। ब्लैक कलर की कोई एक प्रॉपर्टी बता सकते हो आप लोग? एनीवन, अगर कोई भी ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी बताए, जस्ट अभी आप सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम प्याली मंडोल जी से पूछना चाहेंगे, प्याली जी आप कोई एक ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी बताइए। ब्लैक कलर की ऐसी क्या खासियत होती है? बताना चाहेंगे? ओके चलिए ठीक है। देखो ब्लैक कलर क्यों, अच्छा ये बताओ गर्मियों में ब्लैक कलर को पहनने से मना क्यों करा जाता है?
ब्लैक कलर को गर्मियों में पहनने से क्यों मना करा जाता है? क्योंकि ब्लैक कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते इसलिए ज्यादा। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि वो बाहर नहीं निकाल रहा है। एग्जैक्टली सेम विद दिस इन इकोनॉमिक्स। क्या? अरे भाई, कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कि मैं हूं, मैं ही हूं, ठीक है, ए पर्सन है कोई, मैं ही हूं। अब क्या करता हूं, मेरे पास मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, मैं मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपीज कमा रहा हूँ। 10 लाख छोड़ो, 10 करोड़ रुपीज कमा रहा हूँ। 10 करोड़ रुपीज कमा रहा हूँ, लेट से गवर्नमेंट को मुझे इनकम टैक्स देना है 4.5 करोड़ रुपीज, और मैं ये टैक्स ही नहीं देता हूं, मैं टैक्स की चोरी कर लेता हूँ। अब मैं टैक्स चोरी करने तो नहीं सिखाऊंगा आपको कि टैक्स की चोरी कैसे करी जाती है। बताने को बता भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि टैक्स की चोरी कैसे करी जाती है, ये वो। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज है, 4.5 करोड़ रुपए आपको क्या करना था, इनकम टैक्स जमा करना था। लेकिन आपने ये नहीं जमा करा, और आपने इस 4.5 करोड़ रुपए को ऐसे ही रख लिया। तो ये आपने क्या करा है, इस 4.5 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो अपने पास आपने रख लिया है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जीएसटी में भी होता है कई बार कि काफी लोग क्या कर लेते हैं, काफी लोग जो बिजनेसेस करते हैं, वैसे ही इसका एक अलग चैप्टर है, ध्यान रखना है, उस टाइम पे मैं इसको और भी डिटेल में करेंगे। टैक्सेशन वाला जो चैप्टर आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर जिस टाइम पे मैं जीएसटी के बारे में इन डिटेल बात करूंगा, तब भी मैं बताऊंगा। तो एक और सिनेरियो बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जीएसटी जमा करनी होती है, लेकिन काफी लोग ये चीज करते ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं दे रहे, हमारा पैसा है। यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हम लोगों के लिए ही काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है। गवर्नमेंट के पास कोई एक ऐसा, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जस्ट मैनेजिंग द पीपल। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो पब्लिक को मैनेज कर रही है ना। गवर्नमेंट कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जहां से उसको पैसा मिले। पैसा हम लोगों का मतलब, मान लीजिए कि हम, वो हमारे घर घर का एक बड़ा दादा है, दादाजी टाइप से, दादाजी टाइप से क्या, दादाजी बाहर कमाने थोड़ी जाते हैं, बाहर इनकम सोर्स जनरेट थोड़ी करने जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, घर घर को मैनेज कर रहे हैं, वो चीजों को बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे चीजें सही चलेंगे। तो गवर्नमेंट भी जस्ट लाइक वैसे ही है, पब्लिक पैसा कमा रही है लेकिन ये उनको रेगुलेट कर रही है, जस्ट लाइक लॉ एंड ऑर्डर चीजें मेंटेन कर रही है, क्या डेवलपमेंट के लिए चीजें करनी चाहिए, सारी चीजें, लेकिन इसको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो तब कैसे करेगी ये? ठीक है, लोगों के लिए इसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, और इसके लिए इनकम सोर्स क्या है, सिर्फ पब्लिक। डेट्स वाई क्या बोला जाता है, जितने भी आईएएस ऑफिसर है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट ही तो बोला जाता है, पब्लिक के नौकर हैं भाई, पब्लिक सर्वेंट हैं। हम भी तो पब्लिक सर्वेंट बनेंगे ना, पब्लिक सर्वेंट हम भी लोगों के नौकर बनेंगे। यानी कि ये अल्टीमेटली पब्लिक इज सुप्रीम, ध्यान रखना, अल्टीमेटली पब्लिक इज सुप्रीम। अगर पब्लिक को अपनी पावर का अंदाजा हो जाए ना, तो पब्लिक इज सुप्रीम देन एनी गवर्नमेंट, देन एनी ऑफिसर। ठीक, अब इनको तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो पब्लिक से पैसा जाता है, अब यही पैसा इनके पास नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, चीजें अच्छे वे में नहीं चल पाएंगी। व्हाइट मनी वो कि जिसमें आपने कोई चोरी ही नहीं करी है, हर एक चीज गवर्नमेंट के सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज आपकी एकदम एकदम जस्ट लाइक एक प्रॉपर वे में चल रही है। आपके पास पैसा आया, आपकी एक सैलरी आई, आपने सैलरी में से इनकम टैक्स पे करा, और आपने कोई चोरी उरी कुछ नहीं करी, आप इजीली इस चीजों को कर रहे हैं, दैट इज व्हाइट मनी। जिस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्यों डिमोनेटाइजेशन करा था, जो गवर्नमेंट लेके आई थी, गवर्नमेंट का क्या कहना था कि जो ये ब्लैक मनी है मार्केट में, उसको हमें मतलब क्या करना है, उसको निकालना है मार्केट से, मार्केट से हमें ब्लैक मनी को निकालना है। तो उसी लिए तो वो डिमोनेटाइजेशन लेके आई थी। अब आप बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन से वो कैसे कर देगी? सर मान लीजिए कि कल को किसी एक पर्सन के पास, एक कोई पर्सन है, इसके पास 100 करोड़ रुपीस पड़े हैं, 100 करोड़ रुपीस। इसमें कौन कौन से नोट है, 500 और 1000 के नोट है, और गवर्नमेंट ने कल को मना कर दिया, ये वो पैसा है, 100 करोड़ रुपए, जो कि गवर्नमेंट की नजर में नहीं है।
लेकिन ये मार्केट में पैसा चलाता है, मार्केट में इससे सारी चीजें खरीदता है, ये सारी चीजें करता है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट की नजर में आया हुआ पैसा नहीं है, ये एक चोरी करके रखा हुआ पैसा है। अब ये 500 और 1000 रुपए के नोट में, अब कल को गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया और उसने बोल दिया कि 2000 रुपए के नोट ही चलेंगे। अब क्या होगा? इसके पास जो 100 करोड़ रुपए रखे थे वो 500 और 1000 रुपए के रखे थे। अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई ये नोट चलेंगे नहीं, 2000 करोड़ के चलेंगे। अब इनको जिस टाइम पे वो क्या करवाने आएगा, बैंक में एक्सचेंज करवाने आएगा, तो गवर्नमेंट की ये नजर में आ जाएंगे और ये पर्सन पकड़ा जाएगा। यही तो उसका प्लान था ना। ऑब्वियसली बात है कि 100 करोड़ रुपए हैं, 500 और 1000 के चलने बंद हो गए, 100 करोड़ रुपए। अब क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जाए, बैंक के पास जाएगा इनको एक्सचेंज कराने, बैंक के पास जैसे जाएगा तो वो बैंक की नजर में आ जाएगा पैसा, बैंक की नजर में पैसा आएगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और प्लस उसको जेल भी हो सकती है अगर वो पैसा किसी एक अदर वे से कमाया गया है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये 100 करोड़ रुपए जो आपने कमाया है वो कहाँ से कमाया, क्या करा है, कोई इलीगल काम तो नहीं करा है, उसको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब अगर इलीगल काम करा हो तो उसको जेल हो जाएगी। तभी तो आपने न्यूज सुनी होगी उस टाइम पे कि एक बंदे ने इतने पैसे नदी में बहा दिए, किसी ने पैसे अपने दबा दिए, किसी ने कोई पैसे फेंक दिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट इनको एक्सचेंज कराने से ज्यादा फायदा है कि इनको फेंक दो, जो ज्यादा सही है, क्योंकि उन्होंने वो इलीगल वे से कमाया पैसा और अब वो उनको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो जेल जाने से बढ़िया है उन पैसों को फेंक दिया जाए। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीजें। सर ये भी बता दीजिए, वाई फ्लिपकार्ट अमेजन पर दिवाली सेल्स मिलती हैं? चलिए इस पे भी बता देते हैं। ये चीज समझ आया आपको? वैसे एक बार मैसेज कर दीजिए। जिनका ये क्वेश्चन था, यार आपका तो नाम ही थोड़ा सा अलग है, बट कोई नहीं। सप्तऋषि जी, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी ये सर क्लियर। क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का कुछ नहीं होता। देखो लिक्विड का क्या मतलब होता है, तरल पदार्थ हिंदी में बोलते हैं। लिक्विड यानी कि तरल। तरल यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि इजीली जाके मार्केट में आप पैसे में बदल सकें। जैसे यार कल को मेरे पास गोल्ड है, अब मैं गोल्ड को ज्वेलर के पास लेके जाऊंगा तो वो इजीली मेरे को कैश मिल जाएगा। ठीक है। अब कल को मेरे पास गाड़ी है, कार है मेरे पास। ठीक है, कार का इजीली मैं लिक्विड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा यार? एक तो पहली बात, मुझे उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, कोई ग्राहक है नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। हालांकि पैसे मेरे को इस कार से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं है जितना गोल्ड है। गोल्ड को तो भाई कहीं भी ले जाओ आप बेच दोगे, पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी कार को बेचने का सोचा है तो पहले आप 10-20 जगह जाओगे, ढूंढोगे, हर एक चीज करोगे। ठीक है। हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ये कल को आपके पास डायमंड रखा है तो आप इजीली क्या कर देंगे, आप उसको बेच सकते हैं। तो यानी कि इजीली पैसे में कन्वर्ट होने वाली चीज क्या है, लिक्विड मनी है। लिक्विडिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाए लगाने के लिए, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए सबसे ज्यादा लिक्विड मनी कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना होना चाहिए कि कौन सा पैसा सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो सकता है, इजीली मेरे को उससे पैसा मिल सकता है, कैश में पैसा आ जाएगा। तो दैट इज लिक्विड मनी। ठीक है। अभी हम जानेंगे M1 M2 M3 M4, ये सारी चीजें भी जानेंगे, टेंशन ना लो। और पियाली जी का क्वेश्चन है कि लिक वो इन पे सेल क्यों आती है? ये भी बता दीजिए, वाई फ्लिपकार्ट अमेजोन पर दिवाली सेल्स मिलती है? मैं एक बार रिकमेंडेशन, अच्छा पहले ये बताओ आप मेरे को, आपको इन्फ्लेशन वाला वो चैप्टर, मतलब इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है पूरा? इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई वाला। इन्फ्लेशन, पोस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये पढ़ा है कि नहीं? हम्म। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करना, या तो पढ़ लीजिएगा या आप वो वाला मेरा लेक्चर देख लेना, आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। क्योंकि उस इस क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब है वो पूरा लेक्चर को वो करना। तो इन्फ्लेशन वाला जो एक मैंने कंसेप्ट बताया है ना, उसमें मैंने बताया है ये सेल्स वगैरह के बारे में भी। ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा तो आपको उसमें मिल जाएगा।
आई होप कि आप देखेंगे, और नहीं समझ में आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कल आइएगा, कल मैं दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने उसमें वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म 1991 में ही कमेटी वगैरह सेटअप हुई थी, लेकिन अब बैंकिंग से रिलेटेड एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। नर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ध्यान रख लेना, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और सेकंड दोनों। नरसिम्हन, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट जो थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब प्रस्तुत करी? इसने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1998 में, 1998 में इस इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब बेसिकली इसने क्या बोला? इसने बोला कि हमको एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि ये आपके मेंस के आंसर में मैं एकदम पॉइंट वाइज ही चीजें बता दूंगा, मेंस के अकॉर्डिंग ही आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसने बोल दिया कि भाई साहब, आपको एक नीड है एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की। जब तक आपका ये स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की। अब उसने क्यों बोला कि आपको स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है? देखिए, इसने बात करी मर्जर्स की। मर्जर्स की क्या बात हुई? देखो, आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा कि कुछ बैंक्स को मर्ज कर देगा। क्या मर्ज कर देगा? एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ सर। पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज करा गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज क्यों करा गया? क्योंकि ये वीक बैंक थी, यानी कि ये अपना फंक्शन नहीं कर पा रही थी, तो इसको पीएनबी के साथ मिला दिया गया ताकि इसको पीएनबी बैंकिंग प्रोवाइड कर सके और इसकी जो हालत है वो सुधर जाए। ठीक है, तो इसलिए इसने भी बोला कि हाँ, आपको मर्जर की जरूरत है, आप मर्जर वगैरह ये सारी चीजों को करिए, जिससे कि जो वीक बैंक्स हैं उनको भी एक बेस प्रोवाइड हो जाए और वो चीजें काफी अच्छी तरीके से चल पाए। ठीक, मान लीजिए कि आप कोई एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये मान लेते हैं, मैं सीढ़ी बना देता हूँ, ठीक है, ये 4-5 मंजिल सीढ़ी है। आप इसके सपोर्ट लेके चढ़ पाते हैं ना? कई बार मान लीजिए कि कोई एक 60 इयर्स पर्सन है, 60 ईयर एज है उसकी, तो यार वो आपके साथ वो आपके जैसा चल पाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसकी एज 60 एज हो गई है। अब उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो धीरे धीरे एकदम जो आसपास में कुछ भी एसेस पकड़ने के रहेगा उसको पकड़ के चढ़ेंगे। तो सेम यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है जो बैंक है छोटी मोटी, नहीं, इनकी हालत बेकार है, ये काफी अच्छी तरीके से चीजें नहीं कर पा रही हैं, ये वीक पड़ चुकी हैं। तो इनको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बैंक की जरूरत है कि जिससे कि इनको बैकिंग प्रोवाइड हो सके और वो अपना फंक्शन काफी अच्छी तरीके से चल सके। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की जरूरत, ये उन्होंने उस टाइम पे रिकमेंड करा। ठीक है, और मर्जर भी हुए बैंक के। उसके बाद उसने बोला कि 3 टीयर बैंकिंग स्ट्रक्चर इन्होंने सजेस्ट करा, 3 टीयर स्ट्रक्चर सजेस्ट करा, 3 टीयर स्ट्रक्चर इन्होंने सजेस्ट करा। व्हाट इज दिस 3 टीयर स्ट्रक्चर? इसने बोला कि भाई एक काम करो, टीयर 1, मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, टीयर 1 यानी कि T1, टीयर 2, टीयर 3। इन्होंने बोला कि पहले के अंदर 2 से 3 बैंकों को आप क्या करो, सजेस्ट वो क्या करो, मर्ज करो। 2 से 3 बैंक जो कि इंटरनेशनल ओरिएंटेशन की हैं, जो कि इंटरनेशनल वगैरह चीजें काफी अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। दूसरे टीयर वाली वो बैंक होंगे जिसमें आप 8 से 10 बैंकों को एक साथ मर्ज करेंगे, 8 से 10 बैंकों को मर्ज करेंगे जो कि नेशनल ओरिएंटेशन वाली होंगी, जो कि हमारे इंडिया वाले लेवल पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी। उसके अलावा आप उन बैंक्स को मर्ज करो जो कि लोकल लेवल पे काम कर रही हैं। लोकल लेवल पे जैसे जैसे कि मेरे यहाँ पीएनबी, वो मैंने आपको बताया था रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह में, जैसे प्रथमा बैंक है, मेरे यहाँ प्रथमा बैंक है। ठीक है, तो आप जहां जहां भी हैं, आपके यहाँ पे कुछ लोकल बैंक्स होती होंगी। तो यानी कि उन्होंने बोला कि पहले तो आप 2 से 3 बैंकों को मर्जर करिए जो कि इंटरनेशनल ओरिएंटेशन पे काम कर रही हैं। दूसरा कि जो 8 से 10 उन बैंक को मर्ज करिए जो कि नेशनल ओरिएंटेशन पे काम कर रही हैं।
तीसरा उसने बोला कि फिर आप लोकल लेवल की जो बैंक्स हैं उनको मर्ज करिएगा, ताकि अच्छी तरीके से ये चीजें चल पाए और एक एक बेहतर इकोनॉमी आप लेके चल सकें। ये रिकमेंडेशन थे, ठीक है। अभी और भी रिकमेंडेशन है, ध्यान रखना। इसके अलावा और रिकमेंडेशन क्या था, एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आइए लोन रिकवरी के लिए। लोन रिकवरी के लिए यार बहुत बढ़िया एक्ट है ये मैं बहुत मस्त तरीके से बताया था और बताता हूं अभी तक भी। लोन रिकवरी के लिए एक अच्छा एक्ट लेके आइए। अच्छा एक्ट कैसे लेके आइए, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि आपका कोई एक पर्सन लोन नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से चीजें लेके आइए, ना तो बैंक को कोई दिक्कत हो, ना वो जो सामने वाला पर्सन है उसको कोई दिक्कत हो, यानी कि जो जिस पर्सन ने लोन लिया है उसको भी कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक्ट वगैरह लेके आइए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट एक एक्ट भी, वो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, एक एक्ट भी आया था। कौन सा एक्ट आया था? सरफासी एक्ट। सरफाइसी, FAESI, सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट करके आया था एक। ये क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहले इनकी रिकमेंडेशन सुन लो। अभी तो इन्होंने बोला है ना कि ये चीजें करने चाहिए, और क्या क्या चीजें करी गई वो हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। आपने कभी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है? कोई सा न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, कोई सा न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा है? न्यूज़पेपर पढ़ा है कभी? न्यूज़पेपर के अंदर आपने कभी वो ऐड देखा है जो जो एकदम कोने में कहीं पे रहता है कि वो नीलामी टाइप से रहता है उसमें, कि बैंक की तरफ से दिया जाता है वो ऐड, कि इनके घर की नीलामी हो गई होगी, इस घर में होगी, ये वो करके। अरे एक इस तरीके से साइड में कोने पे बना हुआ रहता है, उसमें आपको पूरी डिटेल होती है, बैंक का नाम होता है, कि कितना पैसा था, कितना नहीं था, और कितने रुपए में अब इनका ये बेचा जा रहा है। देखा है कभी ऐसा ऐड? हिंदी न्यूज़पेपर में आता है कई बार, वैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आता ही है। देखा है कभी कि हाँ नहीं सर, देखा? हाँ सर, मैंने देखा है सर। वो जो आता है वो इस सरफासी एक्ट के सर थ्रू वो ही आता है, वो तो ध्यान रखना। सर एडवर्टाइजमेंट पेज पे आता है सर। हाँ, एडवर्टाइजमेंट पेज पे आता है, वो आता है सरफासी एक्ट के थ्रू, ध्यान रखना उस चीज को। लेकिन ये सरफासी एक्ट क्या है वो मैं बताऊंगा अभी बाद में, उसके अंदर की इन डिटेल हम चर्चा करेंगे। वो सरफासी एक्ट के थ्रू ही आता है। जो सरफासी एक्ट था बताएंगे उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि भाई लोन रिकवरी के लिए एक अच्छी चीजें लेके आओ, जिससे कि ना बैंक वालों को कोई दिक्कत हो, ना जो देने वाला है लोन उसको कोई दिक्कत हो, ठीक। रिकमेंडेशन के बाद क्या क्या चीजें करी गई वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले रिकमेंडेशन को जान लें। उसके अलावा बोला गया कि हायर नॉर्म्स लेके आओ कैपिटल टू रिस्क। कैपिटल टू रिस्क यार, कैपिटल टू रिस्क एक CRR रेट है। CRR नहीं, वो सॉरी, CRAR। CRAR इन डिटेल चर्चा करूंगा। देखो मैं भी पहले बता रहा हूँ कि ये अभी हम रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई, क्या क्या नहीं हुई। सिंपल अभी बस ओवरव्यू है कि क्या क्या चीजें बोली गई थी। CRAR सजेस्ट करा गया कि इसको इंक्रीज करो 10%। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या क्या नहीं, CRAR Tier 1, Tier 2, Tier 3 इन डिटेल में बताना पड़ेगा, तो एक काम करो, सिंपल इतना सा ध्यान रख लो कि रिस्क को मैनेज करने के लिए ये एक रेट है, यानी कि कोई भी अगर लोन दे रही है बैंक, तो उसको मैनेज करने के लिए ये एक रेट है कि हाँ इतना परसेंट आपको रखना है अपने पास कुल मिला के, बस सिंपल। मतलब जस्ट लाइक जैसे 100 रुपए का लोन दे रही है तो उसमें से 10% आप अपने पास रखो, 10 रुपए, और 90 रुपीज का लोन दे दो। या अगर अब भी तब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इतना ध्यान रख लो कि ये रिस्क को मैनेज करे जाना वाला रेट है। लेकिन इन डिटेल मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक। सिंपल अभी इतना ध्यान रख लो कि ये लोन रिस्क से बचने के लिए एक रेट है। तो इसको बोला गया है कि तुम 10% कर लो इसको, ठीक। आगे रेशनलाइजेशन करो भाई आप अपनी ब्रांचेस का। बैंक को बोला गया कि आप अपनी ब्रांचेस का, बैंक की ब्रांचेस होती हैं तो इन ब्रांचेस का रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। कि आप अच्छी तरीके से उनको मतलब स्ट्रक्चराइज कर लो एक बेहतर वे में, जिससे कि वो अपना फंक्शन कर सके। उसने बोला कि एक काम करो, तुम लाइसेंस दो न्यू प्राइवेट बैंक को। लाइसेंस दो न्यू प्राइवेट बैंक्स को, न्यू प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दो, ताकि न्यू प्राइवेट बैंक्स आ सके RBI के सुपरविजन वगैरह के अंदर में। आप इसको डोमेस्टिकली और फॉरेन जो भी आपको देना दीजिए। एक बैंक बोर्ड बनाइए जो कि पॉलिटिसाइज्ड ना हो, और वो RBI के सुपरविजन के अंदर में काम करे और वो फंक्शनिंग देखे।
यानी कि एक बैंक बोर्ड बनाओ जो कि आरबीआई की छत्र छाया के अंदर में काम करेगा, आरबीआई के सुपरविजन में। बट दिस शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, पॉलिटिसाइज्ड नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, पॉलिटिसाइज्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इसकी रिकमेंडेशन है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और साथ में उसने क्या बोला कि भाई जो इन बैंक का एनपीए चल रहा है, एनपीए को, जो ये एनपीए चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो चल रहा है, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा चल रहा है, उनके लूप होल्स को समझो और फिर उनको कम करने की कोशिश करो, वरना ऐसा ना हो कि कल को बैंक ही पूरी डूब जाए। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ रिकमेंडेशन दी गई और इन डिटेल चीजों की चर्चा हम करेंगे कल, कि क्या क्या जो रिकमेंडेशन दी गई थी उन पे क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या करा बैंक्स ने और क्या गवर्नमेंट ने करा। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इफ अगर किन्हीं यूट्यूब व्यूअर्स को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट को रिजॉल्व कर देंगे। और इस बैच की जो फीस है वो सिंपल क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।